हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप। तो सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ था। तो हिंदी का जो जो भाषा थी जिससे उसका जन्म हुआ वो संस्कृत थी। संस्कृत का कैसे कैसे विकास हुआ और वो हिंदी कैसे बनी, आज इस प्रक्रिया पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले है कि सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका समय है। और इसी समय वेद लिखे गए और वेदों की भाषा संस्कृत थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन याद रखें कि हमेशा हर काल में दो भाषाएं होती हैं, एक साहित्यिक होती है और एक बोलचाल की भाषा होती है। तो बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में काफ़ी फ़र्क होता है। बोलचाल भाषा में लौकिक उसको बोलते हैं, उससे आम आदमी जुड़ा हुआ होता है। तो संस्कृत में भी दो तरह की भाषाएं थी, साहित्यिक और लौकिक या बोलचाल की भाषा। तो संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो लौकिक भाषा में लिखे हैं, जैसे वाल्मीकि का कह सकते हैं, कालिदास की जो जितनी उन्होंने ग्रंथ लिखे, किताबें लिखी, सब बोलचाल की भाषा में थी। लेकिन जो वेद लिखे गए वो साहित्यिक थे और वे साहित्यिक भाषा में लिखे गए। उसके बाद धीरे धीरे हमेशा एक भाषा हमेशा परिवर्तन होते रहता है, कभी कोई भाषा एक नहीं रह सकती है, हमेशा रह सकता है। तो ये 1000 ईस्वी तक चला, जो सबसे लंबा समय है भाषा का। उसके बाद हुआ पाली हुआ 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली बुद्ध भगवान के समय का जितनी भी किताबें लिखे गए, उनके जितने भी उनके ग्रंथ लिखे गए, सब पाली भाषा में हैं। और उसी भाषा में आज बुद्ध की जितनी भी मिलती हैं किताबें, वो सब पाली भाषा में है। फिर उसके बाद आया प्राकृत भाषा। प्राकृत लिखा गया 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ये याद रखिएगा सबका समय कि कौन से कब तक कौन सा है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा यह पूछी जाती है। फिर उसके बाद आया अपभ्रंश भाषा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये जो भाषा थी ये हिंदी के बहुत करीब थी और इसी से हिंदी की सभी भाषाओं का जितना हम माता कह सकते हैं, जितना भी हिंदी की भाषा निकली है, आधुनिक हिंदी की भाषा, सब अपभ्रंश से निकली हैं। तो कैसे कैसे निकली, कौन कौन सी भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। आपको है अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा। कौन सी आर्य भाषा निकली? तो अपभ्रंश के बहुत सारे प्रकार थे, जो सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, आपको याद रखना पड़ेगा। इस 6 तरह के थे अपभ्रंश। तो सौरसेनी, आज जो हम जितने भी हिंदी पढ़ते हैं सभी सौरसेनी से निकली। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी व गुजराती इससे निकली। नोट करके रख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। पैसाची से क्या निकला? लहंदा, पंजाबी। ब्राचड़ से निकला सिंधी। महाराष्ट्र से निकला मराठी। मागधी से निकला बिहारी, बांग्ला, उड़िया, आसामी। इसीलिए तीनों को एक तरह का बंधु भी मान सकते हैं, भाई भाई, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, ये सब काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इन लोग एक ही भाषा से, मागधी मीन्स मगध की जो भाषा थी, मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, आसामी, ये सब निकली। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी जो भाषा है इससे निकली। ये याद रखिए, फिर हम लोग अगले बार और इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से जगह में कौन सी भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब है छत्तीसगढ़ी। तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है ये भाषा। बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, खैरागढ़ आदि। अब हम पहुंच गए हैं राजस्थान के एरिया में। तो राजस्थान में एक भाषा राजस्थानी तो है, लेकिन उसकी 4 उसका उपभाग है। तो पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, और इनके नाम भी अलग अलग हैं।
तो पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भाषा भी कहते हैं, इसके मुख्य क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि हैं। तो ये पश्चिम में है, राजस्थान में है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी राजस्थानी भाषा है। और मीरा के पद इसी भाषा में हमें मिलते हैं, जो जितने अभी तक मिले हैं। अब है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी का एक और नाम है जिसे मेवाती भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, जो दिल्ली का एरिया है उसके आसपास भी यह भाषा बोली जाती है। अब उसके बाद है पूर्वी राजस्थानी। राजस्थान के पूर्व भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ में यह भाषा बोली जाती है। और जयपुर इसका मुख्य स्थल है इस भाषा का, और इसे ढूढ़ानी भी कहा जाता है, क्योंकि जयपुर के जो एरिया को, जो भाग को ढूढ़ान कहा जाता है, इसीलिए इसकी भाषा को ढूढ़ानी कहा जाता है। देखिए, सब राजस्थानी भाषा का अलग अलग एक एक नाम है, उसे भी आप याद करके रखिए। ढूढ़ानी किसे कहा जाता है, मेवाती किसे कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जानना। अब है दक्षिणी राजस्थानी। इंदौर, उज्जैन, ये एमपी का, मध्य प्रदेश का एरिया है। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि। और इसके प्रतिनिधि बोली है मालवी, क्योंकि मालवी इसी से निकली है भाषा से, और इसको मालवी भी कहते हैं, ये दक्षिणी राजस्थानी भाषा को। अब हम आगे बढ़ते राजस्थान, अब हमने कवर कर लिया। अब हमने चलेंगे पहाड़ियों में भी अलग अलग भाषा हुई, तो पश्चिमी पहाड़ी भाषा और मध्यवर्ती पहाड़ी भाषा। तो पश्चिमी पहाड़ी जो भाषा है वो ये हिमाचल प्रदेश का एरिया आता है, इसमें क्षेत्र आता है। जौनसार और सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा और उसके आसपास के क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। और मध्यवर्ती पहाड़ी कौन है? इसमें उत्तर प्रदेश के जो अभी तो उत्तरांचल हो गया है, उत्तरांचल के जो एरिया है यह गढ़वाल और कुमायूं के आसपास के क्षेत्र हैं, और इसे गढ़वाली और कुमायूनी के नाम से, भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत दोनों भाषा आते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी में। अब हम आगे बढ़ेंगे। भोजपुरी, ये बिहार और यूपी का भाषा है इसमें। और बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा, इसीलिए इस भोजपुर के नाम से पड़ा भोजपुर भाषा। और इसमें कौन कौन से एरिया आएंगे? इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ बिहार के हैं। बनारस, मिर्ज़ापुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और चंपारण, शाहाबाद, जौनपुर, ये सब जो एरिया है कुछ बिहार में है और कुछ यूपी में है। हिंदी भाषा के बोलियों में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। ये भी याद रखेंगे कि कौन सी भाषा हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो याद रखेंगे भोजपुरी। हिंदी के भी बहुत सारे उपभाषाएं हैं और कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, इस पे हम लोग बहुत ध्यान देंगे आज। तो सबसे पहले खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। इसका दूसरा नाम कौरवी भी है खड़ी बोली का। तो इसका मेन जो है वो मेरठ है, उसके आसपास का जो एरिया है, जो जगह है, उसमें खड़ी बोली बोली जाती है। ये आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें खड़ी बोली बोली। अब है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो ब्रज का जो एरिया है, जो क्षेत्र वो है एरिया, उसमें बोला जाता है ब्रज भाषा। तो उसमें है ब्रज भाषा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुर, एटा, बदायूं, बरेली। और इसका जो नाम था ब्रज भाषा का मतलब होता है पशुओं का समूह या चारागाह। आप तो जानते ही हैं कि कृष्ण भगवान गाय चराते थे, तो उसी के आधार पर उस भाषा का नाम ब्रज भाषा पड़ा। वही जो क्षेत्र थे वो उस एरिया से। उसमें मुख्य जो कवि थे सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर।
ये नाम याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि ब्रज भाषा के कौन कौन से कवि थे। अब है बुंदेली। तो बुंदेलखंड, जो बुंदेली जो राजपूत थे उनके नाम पर बुंदेली भाषा का नाम पड़ा। और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, उसमें है झांसी, जौलौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद और आसपास का क्षेत्र। तो इसमें बुंदेली भाषा बोली जाती है। इसके कुछ कुछ साहित्य भी सबके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साहित्य ब्रजभाषा अवधी के ज़्यादा मिलते हैं। अब है कन्नौजी। कन्नौजी को संस्कृत में कान्य कुब्ज कहा जाता था। तो ये एरिया है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नौजी। जो कन्नौज जिसको पहले बोलते थे। अवधी, अवधी में मूल रूप से ये अयोध्या का ही केंद्रित, मतलब यहाँ अयोध्या में ये भाषा बोली जाती थी अवधी, यहीं से यह विकसित हुई थी। इसका जो बोला जाता है वो अवधी है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर का कुछ भाग, पूरा मिर्ज़ापुर नहीं, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। अवधी कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जैसी भी लिखते थे, और तुलसीदास दोनों भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। उस्मान सबल सिंह और बघेली। बघेली का नाम बघेल राजपूतों के नाम पर पड़ा, और इस एरिया रीवा तथा आसपास का जो इलाका है उसको बघेल खंड कहते थे। और जो है सतना, शहडोल, मेहर, नौगौद। तो ये थे हम लोग के। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बिहार में और बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं। पहला है मगही। तो मगही कहाँ से निकला? तो ये जो संस्कृत शब्द मगध था, जो राज्य था, जो मगध का नाम था, आपने पढ़ा होगा, उसी से ये भाषा निकली, मगही शब्द निकला। और ये कहाँ से विकसित हुई? ये मागधी अपभ्रंश से यह भाषा विकसित हुई है। और यह जो बिहार की राजधानी है पटना और उसके आसपास के क्षेत्र गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में यह भाषा बोली जाती है। फिर हम आएंगे मैथिली, जो मिथिला इसको बोलते हैं, मिथिला क्षेत्र कहलाता है। और यह बंगाल और बिहार के संधि स्थल पे है और उसी से विकसित भी हुई है। तो यह बंगाल और हिंदी भाषा के संधि स्थल पर मिथिला बोली जाती है। और ये इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में बोली जाती हैं। और विद्यापति इसके बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी, जिसे आप जानते होंगे। तो याद रखिएगा कि मैथिली भाषा के कवि थे विद्यापति। तो इसी तरह हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, अपना पे समाप्त करते हैं। और आप इसी से सब नोट्स बना लें कि कौन सी भाषा कहाँ कहाँ थी, और इसको आपको बहुत ही मददगार होगी। और अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मुझे कमी है या मेरे पढ़ाने में आपको कुछ कमी दिखाई पड़ी तो ज़रूर आप मेरे लिखें, कमेंट्स में लिखें कि क्या कमी है, और अगर कुछ अच्छा दिखा तभी लिखें। धन्यवाद।